ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी डेल थी। मेरे सामने रखे शीशे के टेबल पर 5 लाख का चेक रखा था। मैंने एक नज़र सामने बैठी उस औरत पर डाली जो बेबाकी से मुझे ही देख रही थी। मैंने अपने होंठों में दबा हुआ सिगरेट सीधे हाथ की दोनों अंगलियों में लिया, धवां हुआ में उड़ाया और सामने रखे एश ट्रे पर बुझा दिया। चेक को हाथ में लेकर मैंने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी शान और शौकत देखकर तो लगा था कि मेरे इस काम की रकम कुछ माकूल होगी, लेकिन ऊंची दुकान का ये पिकवान तो कुछ ज्यादा ही फीका लगा। मेरी बात पर वो औरत बिल्कुल बेअसर रही। उसने सुकून से कहा, ये एडवांस है, बाकी के 32 लाख का चेक काम होने के बाद मिलेगा। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। एक रात के 32 लाख। मुझे कुछ पल के लिए अपनी समाअत पर शक हुआ, लेकिन फिर वो औरत बोली, मैं नहीं जानती कि मेरा बाप कौन था। कोठे में पलने बढ़ने वाली हर लड़की को बस यही मालूम होता है कि उसकी माँ कौन है। कोई ये नहीं जानता कि उसका बाप कौन है। मैं खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा, जहां एक गहरी अजियत छिपी थी, और मेरा दिल बेअख्तियार एक लम्हे के लिए लर्ज उठा। गागरा पहने वो औरत जो खुद को मेरी माँ कहती थी, तेज मेकअप के साथ मुन्ना में पान दबाए रखती थी। हारमोनियम और ढोल की आवाजें शाम ढले ही शुरू हो जाते, और कोठे के बड़े सहन में सफेद चांदनियां बच्छी होती, जिनके अतराफ सर्ख रंग के गांव तकिए रखे होते। बीच में एक स्टील का पानदान रखा होता, और सहन के किनारों पर अगरबत्तियां जल रही होती। अंधेरा छाते ही शहर के बीचों बीच का ये बाजार जैसे दिन में बदल जाता। शहर के सभी अमीरजादे और रईस नवाब यहाँ आना शुरू कर देते। हर तरफ ढोल और हारमोनियम की आवाजें गूंजते, और औरतों के रक़स ने फजा को जादुई बना दिया होता। मदाह उन पर पैसों की बारिश कर देते। ये सब देखते हुए मैं बड़ी हुई थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे नाच, गाना और रक़्स सिखा दिया था। वो दिन कभी नहीं भूलती, जब मैंने पहली बार रक़स किया। मेरा हुस्न देखकर वहां बैठे रईसों और नवाब जादों की आंखें झपकना भूल गई थी। मैंने अपने आधे चेहरे को घूंघट में छिपा रखा था, और उसी लिए मर्दों की बेताबियां बढ़ती जा रही थी। ये लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब की मानंद था, और साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। एक ऐसा एहसास जो न मुकम्मल खुशी था, न मुकम्मल दुख। मैं रक़स करके अपने कमरे में जा चुकी थी। आज मेरी माँ ने मेरा पहला सौदा करना था। मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। बेशक मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी थी, लेकिन आखिरकार में भी तो एक लड़की थी। एक अनजाना खौफ, झिझक और परेशानी दिल को जकड़ रही थी। मेरे कमरे में आने वाला पहला शख्स एक 50 साला बड्डा था। मुना में पान दबाए, निश्चय में लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आया और मेरे पास बैठ गया। मुझे उसे देखकर अजीब सी उलझन होने लगी। लेकिन जिस माहौल में मैं पैदा हुई थी, वहां हमारी मर्जी होती है, और पसंद की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस पैसे की अहमियत थी। जाने क्यों, जब उस बड़े ने मेरी कलाई जोर से पकड़ी, तो मेरे अंदर एक अजीब सी हचकचाहट और नफरत जाग उठी। मैंने बेअख्तियार झटका दिया, लेकिन मेरी उस हरकत पर उसने गुस्से से मेरी कलाई और भी जोर से दबोच ली और बोला, नुखरे दिखाती है। पूरे 2 लाख दिए हैं मुरजान बेगम को उस रात के। वो रात मेरे लिए एक अज़ियत बनकर गुजर गई। सुबह तक वो शख्स जा चुका था, लेकिन मेरे दिल में जो नफरत अपने आप के लिए जागी थी, वो किसी जख्म की तरह गहरी थी। मैं फूट फूट कर रोई। अपने आप को आईने में देखती तो बस यही कहती, काश मैं ऐसे गंदे माहौल में पैदा ना हुई होती। ये वो लम्हा था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये जिंदगी मेरे लिए हर रात एक नए अजाब का आगाज थी। मैंने अपनी माँ मुरजान बेगम से कह दिया कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे उस काम से घिन आती है। लेकिन वो गुस्से से चीख कर बोली, ए छोरी, तो कौन सा नया काम कर रही है? यहाँ रहने वाली हर छुरी यही सब कुछ करती है। ज्यादा नुखरे दिखाए तो जानती है न सजा क्या होगी। उसके गुस्से भरी आंखों और बेरहमी से कहे गए अल्फाज ने मेरा दिल मजीद तोड़ दिया। इसके हर लफ्ज ने मुझे एक ऐसी जंजीर का कैदी बना दिया जिससे निकलने की कोई सूरत नजर न आती। सामने खड़े दलाल की तरफ इशारा किया, जो इनकार करने वाली लड़कियों को मार मार कर उनका हशर नशर कर देता था। मैं इस वक्त चुप हो गई, लेकिन दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया था कि जब भी मौका मिला मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इन्हीं दिनों कुछ नई लड़कियां हमारे मेहमान खाने पर आए।
मुरजान बेगम की सारी तवज्जो उन पर मरकूज थी। मेरे लिए ये एक नायाब मौका था, एक ऐसा मौका जिसका मैंने बरसों से इंतजार किया था। मैंने फैसला किया कि आज रात में अपनी किस्मत आजमा कर रहूंगी। रात के अंधेरे में मैं छत पर चली गई। ये कोठे पुरानी और बोसीदा थीं और सबकी छतें आपस में मिली हुई थीं। उन इमारतों के पीछे एक सुनसान गली थी, जहां शायद ही किसी का गुजर होता था। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत बांध ली और गली में कूद गई। मेरे अर्धगर्द गहरा अंधेरा था। मैंने खुद को काली चादर में लपेट रखा था और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। मुझे जल्द इस बाजारे हुस्न से निकलना था, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि ये जिंदगी में नहीं गुजार सकती। मैंने अपना चेहरा चादर से छिपा रखा था। आज तक बाहर है कि दुनिया को नहीं देखा था, न कभी ये सोचा था कि इस माहौल के बाहर दुनिया कैसी होगी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जाऊंगी या किस तरफ। दिल में खौफ, जोश और उम्मीद का एक अजीब सा इम्तिजाज था। बगैर किसी समत का तयन किए मैं अंधेरे में भटकती रही, गलियों से गुजरती, कदमों की चाप को सुनती और खुद को छिपाती हुई आखिरकार एक सुनसान रोड पर पहुंच गई। मेरे दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी, लेकिन इस लम्हे मैंने पहली बार आज़ादी की एक झलक महसूस की। ये आज़ादी का पहला कदम था, लेकिन मैं जानती थी कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मुझे उस बात पर अफ़सोस होने लगा कि मैं खाली हाथ ही आ गई थी। दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि काश मैं मौजान बेगम की अलमारी से चंद हजार चरा कर ले आती, लेकिन ये अब सोचने का वक्त नहीं था। इसी दौरान एक टैक्सी मेरे पास आकर रखी। मैं बड़ी तरह से घबरा गई और पीछे हट गई। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे सर से पैर तक गौर से देखा और फिर पूछा, कहाँ जाना है, बताओ। मैंने लरुसती हुई आवाज में कहा, स्टेशन। वो बोला, छोड़ है, दूंगा, बैठो। मैं खौफ और बेयकीनी के साथ उसकी टैक्सी में बैठ गई। वो शख्स मुसलसल मुशकूक नजरों से मुझे देखता रहा, जैसे मेरे अंदर छिपे राज को जानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अचानक पूछा, कहीं से भाग कर आई हो? उसके सवाल ने मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा दी। दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को हटा दिया, संभाला और नफी में सर हिला दिया। नहीं तो, मैं तो दूसरे शहर से आई हूँ, वापस जा रही हूँ। लेकिन मेरी बात का असर शायद उस पर नहीं हुआ। वो मुसलसल मेरे हिलिये को देख रहा था। मेरी फींसी मेक्सी, जो शाम के रक्स की यादगार थी, मेरे झूठ को मजीद कमजोर कर रही थी। उसने टैक्सी स्टेशन के पास लाकर रोक दी। मैंने जल्दी से पिछला दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगी। वो शख्स बुलंद आवाज में बोला, ए लड़की, मेरे पैसे दो, पूरे 300 रुपए। मेरे कदम रख गए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बेबसी से कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरी आवाज में शर्मिंदगी और खौफ साफ झलक रहा था। इस लम्हे मुझे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं आज़ाद होने की कोशिश में थी, लेकिन ये आज़ादी कितनी मुश्किल और भारी थी, ये पहली बार समझ आ रहा था। ये सुनना था कि वो शख्स होठे से अक्खर गया, मुझ पर चीखने चलाने लगा। इस शख्स के शूर शराबे पर वहां लोग इकट्ठे हो गए। वो कहने लगा, बना पैसे की ये लड़की मेरी टैक्सी में बैठ गई और अब किराया मांग रहा हूं तो कह रही है पैसे नहीं हैं। वहां मौजूद लोगों में एक नौजवान भी था, जो देखने में काफी अमीर लग रहा था। मैं रोने लगी तो उस नौजवान ने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए और मुझसे कहने लगा कि तुम कौन हो। मैंने कहा, मुझे ट्रेन का टिकट ले दो, मुझे किसी दूसरे शहर जाना है। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी कि जब एक गाड़ी वहां आकर रखी और जो शख्स गाड़ी से नीचे उतरा, उसे देखकर मैं अपने होश खो बैठी थी। वो मेरे ही कोठे का दलाल था, मुझे खूंखार आंखों से देख रहा था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी में धकेला। मैं वापस इस जहन्नम में जा पहुंची थी। मुझे उस दलाल ने बहुत मारा था, यहाँ तक मेरा चेहरा तक बिगाड़ के रख दिया था। मेरे हाथों पर जलते को के रख दिए, मैं बुला दिए, मैं बलबला उठी थी। मुरजान बेगम खुद को मेरी माँ कहती थी, लेकिन वो एक सफाक औरत थी। एक दिन धमकी देते हुए कहने लगी, अब अगर भागने का सोचा तो उससे भी ज्यादा बड़ा हाल करूंगी। मेरे जख्म अभी भरे भी न थे कि एक रात उसने गाहक को मेरे कमरे में भेज दिया। जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरत के मारे दिल जैसे रख गया। वो नौजवान वही था जिसे मैं स्टेशन पर मिली थी, जिसने टैक्सी वाले को मेरा किराया दिया था।
उसने मुझे गुस्से और तासुफ के मिले जले जज्बात से देखते हुए कहा, तो तुम यहाँ से भागना चाहती थी? मैंने बेबसी से सर हिला दिया। वो मेरे जख्मी चेहरे को देखकर उदास हो गया और बोला, ये लोग बहुत जालिम हैं। मैंने रूहानसी आवाज में कहा, मुझे उनके चंगल से रहाई दिलवा दो, मैं तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। इसने गहरी सांस लेकर कहा, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बना सकता हूं। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम यहां से चली जाना। मुझे उसकी बात ठीक लगी, लेकिन हम यहां से चले जाना है। मैं नहीं जानती थी कि एक दलदल से निकलकर मैं दूसरी दलदल में जा रही हूं। जब उसने मरजान बेगम से बात की तो वो खुशी से मान गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक फिल्म है बनाने के लिए मुझे कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितने लोगों के साथ रातें काली करनी पड़ेंगी। बहरहाल मेरी पहली ही फिल्म ने धूम मचा दी, लेकिन मेरे सारे पैसे मरजान बेगम ले लेती थी। मेरे हुस्न के लोग दीवाने हो गए थे और मैं ये समझ चुकी थी कि मेरी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। मैंने दिल को समझा लिया और वक्त उसी तरह गुजरता रहा। अब मैं आम मर्दों की दस्तरस से दौर थी, लेकिन दिल में एक खलिश हमेशा बाकी रही। बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान ही मेरे गाहकों में शामिल थे। जब भी किसी बड़े बिजनेसमैन को किसी से बिजनेस डील पर दस्तखत करवाने होते, वो मुझे भेजता और मैं साइन करवा कर ही वापस आती। मैं एक रात का 1 लाख लेती थी और फाइल साइन करवाने के पैसे अलग। उन दिनों इलेक्शन का शोर था, इसलिए मेरी मांग भी बढ़ गई थी। नए बेचैन सियासतदान जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद थे, अक्सर मेरा सहारा लेते। इस दिन मैं एक सियासतदान के फार्म हाउस जा रही थी। इसका ड्राइवर मुझे ले जा रहा था और मौसम भी गैर मामूली तौर पर खुशगवार था। जब से मैंने उस रास्ते पर कदम रखा था, कई अहम शख्सियात से मेरे ताल्लुकात बन चुके थे। अब मैं सिर्फ बड़े बिजनेसमैनों और सियासतदानों के पास ही जाती थी। उनके महल्लात जैसे घरों को देखकर मेरा दिल भी हवाओं में उड़ने लगता। पैसे की चमक शायद कुछ ऐसी ही होती है, एक ख्वाब, एक जुनून। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई। फार्म हाउस इतना खूबसूरत था कि लम्हे भर को मैं हैरत में डूब गई। हर चीज नफास्त और दौलत की कहानी सुना रही थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं एक खामोश मायूस सी आवाज गूंज रही थी कि मैं देखकर आंखें झपकना भूल गई थी। स्विमिंग पूल भी एक तरफ प्रस्कून चमक रहा था, जैसे वक्त थमसा गया हो। गाड़ी पूर्च में रखती है तो एक मुलाजिम निहायत आजिजी से दरवाज़ा है खोलता है। लम्हे भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि मैं कोई बहुत खास शख्सियत हूँ। लहंगा संभाले में नीचे उतरी और ऊंची हेल्स की टक-टक के साथ दिल में हलचल लिए घर के अंदर चली गई। घर? नहीं, ये तो किसी ख्वाब से कम न था, जैसे कोई जिंदा जागता ताजमहल हो। मुझे लावंज में बैठाया गया। दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वो होंगे, 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 होने ते नहीं होंगे, होंगे को होंगे से होंगे को होने, होने तहांगे, होने को ते होने के होंगे, होने होंगे फहारे दे तहाने की होए, होंगे हेरे किने कहाने होंगे, होंगे हीगा कोंगे बंदा होने देते होंगे लायक होंगे, होंगे किसने बुलाया? क्यों बुलाया? शाम की तारीकी फैल रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। फिर अचानक एक औरत जो खूबसूरत और विकार में डूबी हुई थी सामने आई। उसकी चाल में आत्माद था, मगर मेरे दिल में एक अनजाने खौफ ने घर कर लिया। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज तक जहां भी गई वहां मर्दों ने इस्तकबाल किया था, मगर यहाँ कुछ अजीब था। जहन में अजीब ख्यालात गर्दिश करने लगे। कहीं ये औरत, शायद ये अपने शौहर पर नजर रखने आई हो या मुझे किसी साजिश का हिस्सा बना रही हो। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था, जैसे कोई तूफान आने को हो। जॉस का गिलास हाथ में लिए मेरे अंदर एक किशमकश थी। फिर वो मेरे करीब आकर एक निरमी से बोली, बैठ जाइए। इसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। वो कहने लगी, मैंने ही तुम्हें अपने शिवहर का नाम बताकर यहाँ बुलाया है। तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो एक राज छिपा रही हो। वो कहती गई, मेरा शौहर एक सियासतदान होने के साथ साथ कामयाब बिजनेसमैन भी है। और वो कहाँ कहाँ और किया क्या करता रहा है, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। वो जाने और उसके ऐमाल। इसके अल्फाज में एक तलखी थी, एक दुख जो वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मेरी तरफ झुकी और कहने लगी,
मुझे मालूम है तुमने उसके कई अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए हैं जहां वो चाहता था। मैंने इस बात में सर हिलाया क्योंकि यही सच था। वो शख्स मेरा पुराना ग्राहक था और मैं उसके कई मामलात में मदद कर चुकी थी। लेकिन आज ये औरत क्या चाहती है? मेरे जहन में सवाल उठने लगे। मैंने कहा, आपको मुझसे क्या काम है? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सियासत में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शौहर मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे टिकट चाहिए जो सिर्फ एक बड़े लीडर से मिल सकता है। लेकिन मसला ये है कि वो मेरठ पर टिकट देता है, सफारिश पर नहीं। उसका लहजा एतिमाद से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी की झलक थी। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होगी। वो बगैर हचकचाए मेरे सामने 5 लाख का चेक रख देती है। मैंने तासुफ से उसे देखा और नफी में सर हिलाया। ये काफी नहीं। इस पर वो खामोशी से उठकर अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद पैसों की भारी रकम मेरे हाथ पर रख दी। ये पहला मौका था कि मैं किसी औरत के साथ ये मामला कर रही थी और उसकी फैसलाकुन ताकत ने मुझे हैरत में डाल दिया। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये औरत अपनी बात मनवाना खूब जानती है। पैसे लेकर मैंने काम का वादा किया और उठ खड़ी हुई। मेरे अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा हो चुका था। मैं जानती थी कि मेरे ताल्लुकात और असर सूख से ये काम मुश्किल नहीं होगा। जिसे मैं कॉल करती, वो इनकार करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने मतलूबा शख्स से मिलने के लिए वक्त तय कर लिया। हालांकि वो बहुत बड़ा आदमी था और ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता था। लेकिन ये मामला मेरी जिंदगी के इन चंद लम्हों में से था जब मैं खुद पर बेहद भरोसा कर रही थी। मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक मुलाकात करनी है। मुझे अपने हुस्न पर बेहद नाज था और मैं जानती थी कि अगर एक बार उस शख्स से मिल लूं तो उसे अपना इसीर बना सकती हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से शाम की चाय पर एक बड़े होटल के रेस्टोरेंट में मिलने का वक्त दिया। मैंने बहुत दिल से तैयारी की थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, अपनी खूबसूरती को हर मुमकिन हद तक नुमायां किया। वक्त मुकर्रर पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वो अपने गार्ड्स के साथ पहले ही मौजूद था। मुझे देखते ही उसने घड़ी पर एक नज़र डाली और जब तक मैं उसके टेबल तक पहुंची, वो सख्त लहजे में कहने लगा, आप 5 मिनट लेट हैं। मुस इसका अंदाज ऐसा था कि गव्या वक्त की मामूली सी खिलाफ वर्जी भी बर्दाश्त के बाहर हो। मैं संभल कर उसके सामने बैठ गई। वो मेरी मुकाबिल कुर्सी पर बैठा। दिखने में नौजवान था, लेकिन गैर मामूली प्रोटोकॉल में मलबूस नहीं था। इसके लिबास की निफास और विकार जाहिर कर रही थी कि वो मामूली आदमी नहीं। मैंने उसके गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरी बात समझते हुए उसने एक गार्ड को इशारा किया और वो मुझे होटल के कमरा नंबर 415 में ले गया। कमरे में पहुंचकर मैं इंतजार करने लगी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी और वक्त हुआ जैसे रक्सा गया था। मगर फिर अचानक एक तरफ की दीवार अपनी जगह से हिलती महसूस हुई। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं और सांस जैसे थम सा गया। वही शख्स जो चंद ही देर कबल हमारे सामने था, लम्हे पहले कहीं और था, अब मेरे कमरे में मौजूद था। दीवार के पीछे का मंजर अब साफ दिखाई दे रहा था, जैसे ये सब किसी फिल्म का मंजर हो। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। इसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी, जैसे मेरे हर लफ्ज को तोल रहा हो। मैंने अपने आने का मकसद बयान किया और कहा, मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए एक टिकट चाहिए। जितनी रातें आप चाहें, मैं आपके नाम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा झलकने लगा। वो सर्क चेहरे के साथ सख्ती से बोला, अगर तुम औरत न होती तो मैं तुम्हारे मुना पर जोर का थप्पड़ मार देता। इसके अल्फाज मेरे वजूद को झंझोड़ने के लिए काफी थे। वो मजीद कहने लगा, शर्म है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नहीं आती तुम्हें इस कस्म की बात करते हुए। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, चाहे वो तुम जैसी ही क्यों ना हूँ। और यह मेरी तुम्हारे लिए इज्जत ही थी कि तुम्हारे कहने पर मैंने तुम जैसी 2 टोके की हीरोइन को चाय की पेशकश कर दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम उस हद तक गड़ जाओगी। ये सुनकर मैं जैसे पत्थर की हो गई। इसके अल्फाज की शिद्दत ने मुझे एक लम्हे के लिए बेज़बान कर दिया था। कि तुम यूं अपनी कीमत लगाओगी और मेरी नज़रों में गड़ जाओगी। इलेक्शन की टिकट में सिर्फ उन्हें दूंगा जो इसके अहल होते हैं। और जहां तक रात गुजारने की बात है, वो मैं अपनी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ
एक जायज़ तालीक के तहत गुजार सकता हूँ। अब आप जा सकती हैं। उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, जैसे मेरे वजूद को ज़मीन में दफ़न कर रहा हो। पहली बार मैंने किसी ऐसे शख्स को देखा था जो हमेशा के लिए 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 हम इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठकर अपने उसूलों के साथ डटा हुआ था। इसकी बातों ने मेरे दिल में छींत कर दिए और मेरी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। हम 2 टिके की लड़कियों को 2 टिके का बनाने वाला कौन है? मेरी बात सुनकर वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, शायद आपके पास उसका जवाब नहीं। अगर आप वाकई मुल्क के हैं तो आपको इसका जवाब मिलेगा। साथ मुखलिस हैं तो बाजार हुस्न को ख़त्म करें। आप औरत को इज्जत देने की बात करते हैं तो सबसे पहले कोठे में बैठी औरतों को इज्जत देने की कोशिश करें। लेकिन ये बाजार तो आप जैसे दौलत मंदों की होश का नतीजा है। ये अब तक क्यों कायम है? ऐसी औरतों की कफालत करें जो अपने और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए अपना तन बेचने पर मजबूर हैं। ऐसे मर्दों की गर्दनें उड़ाएं जो औरत को बेचने पर मजबूर करते हैं। मेरी आवाज भराई हुई थी, लेकिन मेरे अल्फाज सच्चाई की गूंज थे। मैं भी इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन बिदकारी से इनकार पर मुझे मारा गया। जब भागने की कोशिश की, तो जख्मी कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं था। आप इज्जत की बात करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी इज्जत मुझ जैसी 2 टुके की लड़की को देना चाहेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम जैसी लड़कियां आप जैसे मर्दों के लिए सिर्फ दिल बहलाने का जरिया हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके पुराने टश्यू पीपर की तरह फेंक दिया जाता है। और बीवी बनाने के लिए आपको ऊंचे होंगे खानदान की इज्जतदार लड़की चाहिए, जिसके साथ चलकर आपको फख्र महसूस हो। मेरे अल्फाज कमरे में गूंजते रहे और मैं वहां रखी नहीं। मैं भरी हुई आंखों के साथ बाहर निकल गई। हैरत की बात यह थी कि इस शख्स ने मेरी बातें खामोशी से सुन ली थी। मैंने वापसी पर इस औरत के पैसे वापस कर दिए और 4-5 दिन तक किसी भी काम पर नहीं गई। दिल का बोझ इतना बढ़ गया था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। इस बोसीदा कमरे में बैठी मैं अपने नसीब पर गौर करती रही। सोचा तो यही था कि अगर लाखों मिल जाएंगे तो उम्मा को नहीं दूंगी, एक कमरे का सही, लेकिन अपना घर ले लूंगी। मगर शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, दुख, जल्लत और तन्हाई। 4 दिन बाद पुलिस ने एक रेड की। सब लड़कियों को दारालामान भेज दिया गया और दलालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। मैं हैरत में गुम थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मेरे दिल में खौफ था और दिमाग में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे थे। दारालामान में वक्त जैसे थम सा गया था। फिर कुछ दिन बाद वही बड़ा लीडर खुद मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी ने जैसे कमरे का माहौल बदल दिया, लेकिन नर्म लहजे में कहने लगा, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो, और बेफिक्र रहें, ये निकाह खफिया नहीं होगा। उसके अल्फाज ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं शिशुद्र हो उसे देखने लगी, दिल की धड़कन जैसे रक सी गई हो। क्या वाकई, क्या आज के दौर में ऐसे मर्द भी होते हैं? मेरे वजूद में अजीब से जज्बात उठने लगे, हैरत, बेयकीनी और शायद एक उम्मीद की करण जिसकी मुझे कभी तवक्का नहीं थी। वो शख्स जिसे मैंने सिर्फ ताकतूर और बेहिस समझा था, आज मेरे सामने अपनी नीयत के साथ खड़ा था और उसके अल्फाज ने मेरी सूझ की बुनियादें हिला दी थीं।